सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन किया जा सकता है, यानी कोटे के अंदर कोटा दिया जा सकता है। दलितों को जो आरक्षण मिला है उसको अब जातियों के आधार पर बांटा जा सकता है। ये बड़ा फैसला है। फैसले में क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या इसका असर होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संदीप मिश्रा जी नमस्कार। और आज का जो फैसला है कोटे के अंदर कोटा, वो क्या है, उसका क्या मतलब है? देखिए, इस केस के बैकग्राउंड में थोड़ा आपको बता दूं। 2004 में ईवी चिनैया का जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, सब क्लासिफिकेशन, मतलब जातियों में जो है अंतर नहीं कर सकते, दलितों के अंदर जातियों में अंतर नहीं कर सकते, सबको दे दिया, कोई जाति आए। हाँ, अब मैं थोड़ा सा संवैधानिक पहलू बता दूं। आर्टिकल 341 जो SC ST के बारे में प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और एक लिस्ट तैयार होगी प्रेसिडेंट की। उसके पीछे पर्पज जो बेसिक ये था कि प्रेसिडेंट को पावर देने का, या कहें प्रेसिडेंशियल लिस्ट देने का, कि जो किसी पॉलिटिकल मोटिव से परे हो और पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी ना हो, राजनीतिक लाभ और हित के इरादे से भी लिस्ट ना तैयार की गई हो। वो लिस्ट है आर्टिकल 341 की। और लिस्ट मतलब 41 का क्या मतलब, कानून है या जातियां हैं, क्या है? आर्टिकल 341 में पावर दी गई है एक शेड्यूल बनाने के लिए, शेड्यूल बना करके उसमें जातियों को डालने की, और वो जातियां डाली गई हैं जिनको हम SC कहते हैं। शेड्यूल, आखिर आप सोचिए, इनका नाम 341 आर्टिकल। आपको एक लिटरल मीनिंग बता दूं, शेड्यूल कास्ट क्यों कहा जाता है? शेड्यूल्ड मतलब एक शेड्यूल, अनुसूची, एक लिस्ट बनी हुई है जिसके उस लिस्ट में नाम होने के नाते इनको अनुसूचित जाति कहते हैं। आप हमेशा सुनते हैं ना कि अनुसूची बना, अनुसूची में शामिल जातियां, उस अनुसूची में है तो अनुसूचित जाति है, उस ट्राइब की अनुसूची में है तो शेड्यूल ट्राइब है। तो उस लिस्ट में नाम होने का मतलब है कि अगला शेड्यूल कास्ट है, अगला शेड्यूल ट्राइब है। तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, संविधान का संरक्षण मिला हुआ है इन जातियों को। और जो आप OBC की बात करते हैं, ओरिजिनल संविधान में वो बातें नहीं थी। OBC के लिए रिजर्वेशन बाद में आपने देखा, मंडल कमीशन आया, बाकी सारी चीज़ें उस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन जो हमारा दलितों के लिए अधिकार है या जनजातियों के लिए आधार है, उसके लिए पूरी तरह से संविधान में संरक्षण प्राप्त है। और उनकी लिस्ट बनी हुई है कि यह जातियाँ जो है शेड्यूल में हैं, और इसीलिए उनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इसीलिए हम उनको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। 341 जो अनुसूची है, उसमें जितनी जाति, अनुच्छेद है, उसमें जितनी जातियां हैं, वो जातियां रिजर्वेशन के कोटे में आती हैं। अब उन्होंने ये कह दिया कि वो जाति को भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी अगर कई जाति दलितों में है, जैसे वाल्मीकि है, जैसे आप जो है कुशवाहा भी है या पासी है, ये सब दलितों में आती, तो उनको स्टेटस के आधार पर उनको रिजर्वेशन बांटा जा सकता है कि जो है जो कुशवाहा है या पासी है। ये बात मैं कहूँ कि जो लिस्ट संविधान में बनी हुई है, उस लिस्ट में छेड़खानी कहें या उसमें एडिशन या अल्टरेशन कहें, उसी को हम कहते हैं सब क्लासिफिकेशन। और उसी सब क्लासिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में खारिज कर दिया था। लेकिन आज अगर हम फैसला जो आया है उसमें बेला एम त्रिवेदी महोदया का अगर हम बयान उसमें देखेंगे या जजमेंट देखेंगे, तो वहाँ पे उन्होंने साफ साफ उसी चीज़ को पक्ष लिया है कि जो 2004 का फैसला था उसमें सही था, क्योंकि वह जो लिस्ट बनाई गई थी वो किसी पॉलिटिकल मोटिव के साथ नहीं बनी थी। लेकिन फैसला तो 6-21 से जो है, जिसमें CI जो थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, वो तो उन्होंने तो ये कहा कि अब कोटा के अंदर कोटा दिया जा सकता है, राज्य सरकारें इस पर फैसला करेंगी, वो डिवाइड करेंगी। देखिए, जो चिंता माननीय महोदया बेला एम त्रिवेदी जी का था, उस बातों को माननीय न्यायाधीशों ने समझा। भले वो बेला एम त्रिवेदी जी के फैसले के साथ नहीं रहे, उन्होंने एक अलग फैसला दिया 5-6 की जजमेंट से, लेकिन उसमें जो उन्होंने संरक्षण दिया कि आप एक इम्परेटिव डेटा तैयार करेंगे, राज्य सरकारों को ऐसा आदेश किया। और इम्परेटिव डेटा तैयार करने में इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि प्रॉपर रिसर्च करना है, स्टडी करना है, और यह नहीं कि किसी पॉलिटिकल मोटिव के हिसाब से या अपने राजनीतिक उद्देश्य को साधने के लिए आप जो है लिस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करना हो, डेटा कलेक्ट करने के आधार पे ही आप क्लासिफिकेशन करेंगे। किस जाति को कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, उसके कितने लोग अपलिफ्ट हुए हैं, या कौन ज़्यादा पिछड़ी है, इस पर एक रिसर्च होगी, उसके बाद डिवाइड होगा। रिसर्च होगा, डेटा कलेक्शन होगा, और बिना डेटा कलेक्शन के जो बातें कही उन्होंने कि अपने राजनीतिक हितों के लिए आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कहीं भी लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा वहाँ पे चलेगा।
बिल्कुल। यानी राज्य सरकार डिवाइड तो कर सकती है, लेकिन वो बेस के आधार पर करना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी पे होगी, हकीकत के आधार पे होगी, ना कि किसी राज्य, जैसा कि आपने देखा बिहार में दलित, महादलित, इस तरह से 10 तरह की चीज़ें होती गई, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, इस तरह की चीज़ें हुई। ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको लिस्ट बनानी है, लेकिन वो एक एम्पेरिकल डेटा के आधार पर होना चाहिए। जी, लिस्ट तो बनेगी लेकिन डाटा के आधार पर डेटा के आधार पर बनेगी, आपको सब क्लासिफिकेशन करना है। और कोशिश ये है कि इसके पीछे जो जिन्हों को दलितों में रिजर्वेशन का फ़ायदा अब तक नहीं मिला, उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की ही है। देखिए, मुझे मतलब दलितों में भी कुछ प्रभावशाली जाति बन गई जो रिजर्वेशन का ज़्यादा लाभ ले रही है। देखिए, जो गवई साहब का कहना था कि आज का फैसला सही मामले में जो है ट्रू इक्वलिटी होगा। आर्टिकल 14 में हमने सुना है ना कि समता का अधिकार, तो समता का अधिकार सही मामले में तभी होगा जब सभी लोगों को हक मिलेगा, और ऐसे लोग जिनको अभी तक विकास का या ये कहें कि रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है, उनको जब ये बेनिफिट मिलेगा तभी जो है सही मामले में जो है समता का आर्टिकल 14 का जो है एक तरह से कहें कि उनको लाभ मिलेगा। रिजर्वेशन का तभी सभी को फ़ायदा मिलेगा, दलित वर्ग को फ़ायदा मिलेगा तभी जब सभी वर्ग के जो दलित हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। एक शंका और भी उन्होंने ख़त्म कर दी कि आर्टिकल 15 और 16 जो संविधान का है, वह कहीं से भी इस तरह के लिस्ट को बनाने में या सब क्लासिफिकेशन करने में कहीं से भी बाधक नहीं है, क्योंकि जैसा आपने जानते होंगे कि 15 जो है अवसर की समानता वगैरह की बात करता है, 16 में रोजगार वगैरह की बात करता है। तो इन सभी के लिए जो है प्रावधान करने के लिए कहीं से किसी तरह से जो है रोक नहीं आएगी 15 और 16 की, और आर्टिकल 14 के लिए जो है यह किया जाना आवश्यक है। अच्छा, ये भी क्या है कि जो क्रीमी लेयर है उसको लेकर भी टिप्पणी की है कोर्ट ने। देखिए, क्रीमी लेयर को लेकर के 6 जजों में से 4 का बिल्कुल साफ साफ कहना था कि जैसा आपने सुना होगा कि 2018 में जब जजमेंट आया था आपका जर्नैल सिंह वाला, तो जर्नैल सिंह के जजमेंट के बाद से ही ये कहा गया कि SC ST को भी OBC की तरह जो है, जो क्रीमी लेयर में पहुंच चुके हैं या जिनका अपलिफ्टमेंट हो चुका है, उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट से बाहर किया जाना चाहिए। तो कोर्ट इस बात के लिए एग्री कर रही है कि SC ST में भी अगर कोई अपलिफ्टमेंट हो चुका है तो उनको लिस्ट से बाहर किया जाना चाहिए। और मैं तो माननीय सूर्यकांत जी, जो माननीय न्यायाधीश ने कहा कि फर्स्ट जनरेशन ही बेनिफिट का लाभ मिलना चाहिए। अगर फर्स्ट जनरेशन में किसी को बेनिफिट मिलने से अपलिफ्टमेंट हो चुका है तो उसके सेकंड जनरेशन को लाभ नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन का। अब ये देखना है सरकारों का, राज्य सरकार का है कि ये केंद्र सरकार का कि वो क्या करती है इस पूरे मामले पर, लेकिन कोर्ट ने कह दिया है। देखिए, कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, अब देखना है कि राज्य सरकारें इस पर किस दिशा में काम करती हैं या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस दिशा में ले जाती हैं। ठंडे बस्ते में रख देते? नहीं, ठंडे बस्ते में तो नहीं रखेंगे। देखिए, आज की तारीख की जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर मेरा यही कहना है कि कोर्ट कभी भी इस फैसले को ठंडे बस्ते में तो नहीं रखेंगे, लेकिन उसको रंगली इंटरप्रेट किए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि डायरेक्शन बनाने की या डिसीजन लेने की पावर पॉलिसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, अगर गलत पॉलिसी बनी हुई है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलता है, लेकिन जहाँ निर्णय लेना होगा वहाँ पे सरकारों को ही लेना है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका ही लेगी। तो कार्यपालिका अगर कहीं से सही तरीके से निर्णय नहीं लेगी तभी सुप्रीम कोर्ट की दखल होगी, लेकिन अब कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके कोई निर्णय लेती है तो मैटर लिटिगेशन में जाएगा ही। जी, लेकिन ये बड़ा फैसला है कोटे के अंदर, कोटे को लेकर जो कहा है, कई जातियाँ इसका विरोध भी कर सकती हैं, कई जाति इसको स्वागत भी करेंगी। देखिए, अभी देखना होगा कि ट्रू स्पिरिट में इस पे क्या कमेंट आते हैं लोगों के, क्योंकि कुछ लोग तो अभी इस जजमेंट को समझ नहीं पाए। ठीक है, और जो जाति राजनीति करते हैं, खास करके, मेरा पॉलिटिकल कमेंट करने का इरादा तो नहीं था लेकिन मैं कर रहा हूँ, जो जाति की राजनीति करते हैं उनको शायद लग रहा है कि इससे हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दलित कुछ की राजनीति करने वाले, पिछड़ों की राजनीति करने वाले, अगड़ों की राजनीति करने वाले, इस तरह की राजनीति करने वालों लोगों को लगता है कि हमारे क्लास में ही क्लासिफिकेशन हो रहा है तो उसको तो हमको बाहर जाने नहीं देंगे। समझ गए ना, जो पिछड़ों में से क्लासीफाई होगा वो पिछड़ा ही रहेगा, दलितों में से जो क्लासीफाई होगा दलित ही रहेगा, तो उनके राजनीतिक हितों पे तो कहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं आगे बढ़ करके जो पावर में है, जो सत्ता में है, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रू स्पिरिट में लागू करने के लिए कुछ आगे बढ़ के कदम उठाए और उनके राजनीतिक हितों को लगा कि हमारी जातियाँ खिसक के दूसरे में जा रही हैं, तो निश्चित ही इस पर आलोचना भी होनी शुरू हो जाएगी। जी, लेकिन ये बड़ा फैसला है और सही अर्थों में देखो तो अच्छा भी है। रिजर्वेशन का लाभ तभी जाएगा जब जिस बेचारे को लाभ नहीं मिला उसको रिजर्वेशन मिले।
देखिए, रिजर्वेशन अगर ट्रू स्पिरिट में नहीं मिलता है, अभी आप इस ग्राउंड रियलिटी से इनकार नहीं कर सकते कि कितने दलितों के बच्चे आईएएस हो गए या फिर कितने दलितों के बच्चे न्यायाधीश हो गए, और समाज में उनकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये क्या होती है कि जब कोई दलित या पिछड़ा कहीं आगे निकल जाता है तो वो अपने क्लास का ही विरोधी हो जाता है, और ऐसे में अगर उस क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए एज ए होल सोचा जाए, जब तक समाज नहीं सोचेगा, ये सरकारों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। संविधान में रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, रिजर्वेशन दूसरों को देना चाहिए। बिल्कुल, आप देखें ये टेम्प्रोरी प्रोविज़न थे, मैं इस पे नहीं कहूँगा कि रिजर्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन एक स्तर तक जा कर के हमें कब तक इस चीज़ को करना है। बैसाखी पर आप पूरी ज़िंदगी नहीं काट सकते। मंत्री का बेटा या जज का बेटा या आईएएस का बेटा भी अगर रिजर्वेशन लेगा तो उसका फायदा कहाँ, जो गांव में दलित है जिसको लाभ नहीं मिला, जिसके बच्चे अभी भी। हाँ मनोज जी, आपके पैर में चोट लगती है या प्लास्टर लगता है तो प्लास्टर कटने के बाद कुछ दिन तक आप छड़ी का सहारा लेते हैं, कुछ दिन बाद आप छड़ी फेंक देते हैं, क्योंकि अगर छड़ी का सहारा आप लंबे समय तक लेंगे तो फिर दोनों पैरों पे सही तरीके से कभी नहीं चल पाएंगे। तो इसीलिए जो ट्रांजिशनल प्रोविज़न था संविधान के समय कि 15 साल के लिए, जो संविधान का ये कहें जो आज़ादी सही मामलों में उनको कोई मतलब ही नहीं था जब आज़ादी देश को मिल रही थी, तो उनके लिए प्रावधान किए गए थे कि आज़ादी जो आ रही है, बाकी लोगों को तो हक मिल रहा है, लेकिन जो पिछड़े रह गए, जिनको समाज की मुख्य धारा में कभी स्थान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, उनको लाभ मिले। तो अगर इस चीज़ को हम लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कुछ समाज के खिलाफ ही हम काम कर रहे हैं। इस समाज को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने। रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये बहस अलग है, लेकिन रिजर्वेशन अगर मिल रहा है तो उसको मिले जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी बात के लिए जो है क्लासिफिकेशन को जो है जस्टिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और आगे देखते हैं अभी राज्य सरकारें इसको कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं। जी धन्यवाद संदीप जी। संदीप जी बता रहे थे कि इस तरह से क्लासिफिकेशन का मतलब है, उसका मतलब है कि जो लोग अभी विकास की जो पहुंच है उससे दूर है उनको भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले, ये ना कि कुछ विशेष जाति जिन्होंने रिजर्वेशन लेकर अपलिफ्टमेंट कर लिया या क्रीमी लेयर में आ गया, सिर्फ उनको नहीं, तमाम वर्ग को जो दलितों में आते हैं उनको भी रिजर्वेशन मिले। इसका मकसद कोटे के अंदर कोटे का ये है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।